हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी राज में भ्रष्टाचार का खुलासा, स्टिंग में रिश्वत मांगते दिखे मंत्रियों के निजी सचिव। बीजेपी भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करती हो, लेकिन अब उनके यह दावे कितने खोखले हैं, इसका खुलासा एक चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन से किया है। स्टिंग में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्रियों के निजी सचिव तबादले, पट्टा और ठेका दिलाने के लिए रिश्वत की मांग करते नजर आए। एबीपी न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला कराने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से खनन राज्य मंत्री आचार्य पांडे के निजी सचिव एसपी त्रिपाठी भी डीएस से परमिशन लेकर आबकारी के एक काम के लिए पैसों की मांग करते दिखाई दिए गए। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह ने निजी सचिव संतोष अवस्थी किताबों के ठेके की डील करते दिखे। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद सचिवालय प्रशासन के ऊपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने तीनों निजी सचिवों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच करवाएगी और दोषी पाए जाने पर सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खनन राज्य मंत्री आचार्य पांडे ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मंत्रियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सचिवों को कड़ी सजा दी जाएगी और उनसे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस स्टिंग में के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन में 3 मंत्रियों के निजी सचिवों द्वारा घूस की डीलिंग करना समूची बीजेपी सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार का सबूत है। आरोपों की जांच पूरी होने से पहले सीएम और आरोपी मंत्रियों को नैतिक के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। खुलासा, अंबानी के लिए बढ़ाई गई राफेल की कीमत। रक्षा समिति ने कम रखी थी राफेल डील की कीमत। पीएम मोदी ने मीटिंग कर 18,500 करोड़ बढ़ाए। कोर्ट से तथा कथित क्लीन चिट मिलने के बावजूद राफेल मामला मोदी सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। इस मामले में बात सिर्फ सरकार की नहीं है, इसका ज्यादा विवादित होने का कारण यह है कि इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीएम मोदी पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी उद्योगपति अनिल अंबानी को इस डील का हिस्सा बनाया और अब जो सबूत सामने आए हैं वो यह दर्शा रहे हैं कि इस डील की कीमत को पीएम मोदी ने मीटिंग कर खुद बढ़ाया। इससे आरोप यह लगता है कि पीएम मोदी चाहते थे कि यह डील ज्यादा से ज्यादा कीमत में हो ताकि इसका हिस्सा बने अनिल अंबानी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। पत्रिका द कैरावैन की खबर के मुताबिक इस डील की कीमत तय करने के लिए जो समिति सरकार द्वारा बनाई गई थी उनके मुताबिक इसकी कीमत 5.2 बिलियन यूरो यानी 37,000 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन समिति की सिफारिश के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग फॉर सिक्योरिटी की बैठक में डील की कीमत 7.7 बिलियन यूरो तय की। सिफारिश से 2.5 बिलियन यूरो मतलब लगभग 18,500 करोड़ रुपए ज्यादा बढ़ा दिया गया। गौरतलब है कि यह डील अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान हुई थी। क्योंकि मोदी सरकार पुरानी डील को रद्द कर चुकी थी तो नई डील में विमानों की कीमत तय करने के लिए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर 2013 यानी 2013 रक्षा खरीद नीति के तहत एक इंडियन नेगोशिएट टीम बनाई गई थी। इस समिति में भारत सरकार की ओर से भारतीय वायुसेना के उप मुख्य कर्मचारी और संयुक्त सचिव और अधिग्रहण प्रबंधक, संयुक्त सचिव और अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार, वित्त प्रबंधक सलाहकार और सहायक प्रमुख एयर स्टाफ सदस्य के रूप में थे। वहीं फ्रांस की ओर से वहां के रक्षा मंत्रालय का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाले आयुध महानिदेशक सदस्य के रूप में थे। मई 2015 से अप्रैल 2016 तक इस
समिति के बीच 74 बैठकें हुई। इन बैठकों के बाद भारतीय पुरस्कारों की ओर से अधिकतम कीमत 5.2 बिलियन यूरो रखने का सुझाव दिया गया। इस सब के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें कीमत को 2.5 बिलियन यूरो बढ़ाकर 7.7 बिलियन यूरो मतलब 55,500 करोड़ रुपए रख दिया गया। राफेल पर लड़ाकू विमान है और जिसे भारत फ्रांस से खरीद रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने विमान महंगी कीमत पर खरीदा है और इस डील से उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है, जबकि सरकार का कहना है कि यही सही कीमत है। बता दें कि इस डील की शुरुआत यूपीए शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार ने 12 दिसंबर 2012 को 126 राफेल विमानों को 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदने का फैसला किया था। इस डील में एक विमान की कीमत 526 करोड़ थी। इसमें से 18 विमान तैयार स्थिति में मिलने थे और 108 की भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ मिलकर बताती। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील को रद्द किया, इसी जहाज को खरीदने के लिए नई डील की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई डील में इन विमान की कीमत लगभग 1670 करोड़ रुपए होगी और केवल 36 विमानों ही खरीद दिए जाएंगे। नमाज पर प्रतिबंध लगाए जाने पर बीजेपी पर भड़की अलका। बोली, योगी राज में दंगे कर सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की ये फैक्ट्री नोएडा सेक्टर 81 में है, मगर किसे पता था कि कुछ ही महीने बाद मेक इन इंडिया की पहचान बनने वाला नोएडा नमाज पर प्रतिबंध लगाने के कारण सुर्खियों में आ जाएगा। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री लगाई गई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया के मैप पर सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री होने का टैग चीन या दक्षिण कोरिया के पास नहीं और ना ही अमेरिका के पास है, बल्कि अब उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा को ये उपलब्धि हासिल होने जा रही है। मगर इसी नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस के इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाले नोएडा अथॉरिटी के पार्क में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। नोटिस जारी कर कहा गया कि अगर नोएडा सेक्टर 58 स्थित इंडस्ट्रियल हब स्थित कार्यालयों के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो इसके लिए संस्थान को ही जिम्मेदार माना जाएगा और उसी के अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा। नोएडा में सिर्फ सैमसंग ही नहीं, कई विदेशी कंपनियों का दफ्तर है। ऐसे में जब उन दफ्तरों में पुलिस का ये नोटिस गया तो मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के सभी दावों की पोल खुल चुकी है। इस मामले पर आप विधायक अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, नमाज पढ़ने की इजाजत लेनी होगी। दंगे तो यूं भी हो सकते हैं, हमें दंगों से नहीं किसी के शांति से नमाज पढ़ने से खतरा है। बीजेपी। सागरिका बोली, संजीव भट्ट की बेल बार बार खारिज क्यों हो रही है? क्या उन्हें मोदी शाह के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है? जमानत कानूनी अधिकार है। संजीव भट्ट 22 साल पुराने एक मामले में सितंबर महीने से बंद है। आखिर उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज क्यों हो जा रही है? यह बात कही है जानी मानी पत्रकार और लेखक सागरिका घोष ने। उन्होंने यह बात 2015 में बर्खास्त कर दिए गए आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के लिए कही है। संजीव सितंबर से 22 साल पुराने मादक पदार्थ जब्त करने के एक मामले में जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज की जा रही है। पहले उनकी जमानत निजी पालनपुर की निचली अदालत ने खारिज की, फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए.वाई. कोगजे ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। संजीव भट्ट की ओर से फिर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी,
जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 22 साल पुराने मामले में संजीव की जमानत से संबंधित जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है। जस्टिस एस.एच. वोरा ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है। 2002 गुजरात दंगों में ना जाने कितने मासूमों की जान गई थी। संजीव भट्ट ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हुए थे कि सीएम ने शीर्ष पर बैठे सभी अधिकारियों को यह हुक्म दिया था कि गौधरा में साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाने की घटना के बाद क्रोधित हिंदुओं को बदला लेने दिया जाए। यह बात अलग है कि संजीव के आरोपों को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। पहले इस देश में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, अब हो रही है, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूं। नसरुद्दीन शाह। पिछले दिनों बुलंदशहर हिंसा पर सरकार की आलोचना करने के बाद अभिनेता नसरुद्दीन शाह बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। यहां तक कि उनके अपने साथी कलाकार अनुपम खेर भी उनके खिलाफ नजर आए। इन सब सवालों पर एक बार फिर नसरुद्दीन शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बतौर मुसलमान इनसिक्योर नहीं हूं, मैं बतौर नागरिक अपने बच्चों के लिए परेशान हूं। इंडिया टुडे से बात करते हुए नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझ पर आरोप लगा है कि मैं हिंदू मुसलमान को अलग कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा उस पर कायम हूं और मुझे अपने बयान पर खेद नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे मॉस्किटो किया गया। मैं डरा नहीं हूं, लेकिन गुस्से में हूं। पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, आजकल यह चीजें हो रही हैं। मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूं। मैं बतौर मुसलमान इनसिक्योर नहीं हूं। नसरुद्दीन ने कहा, ट्रोलर्स मुझे रोक नहीं सकते अपनी बात बोलने से। आप किसी चीज के बारे में तभी बोलते हैं जब आपको उसकी चिंता होती है। शाह ने कहा कि समाज में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। मैं ये बातें एक मुसलमान शख्स के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी मुस्लिम पहचान का फायदा नहीं उठाता। सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। एक भारतीय होने के नाते मैंने अपना दर्द बयान किया था, मुसलमान होने के नाते नहीं। बता दें कि एक्टर ने देश में धर्म और जात के नाम पर बुलंदशहर पर जिक्र करते हुए भीड़ की हिंसा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एक गाय की जान पुलिस ऑफिसर से ज्यादा कीमती हो गई। इस बयान के बाद नसरुद्दीन शाह की जमकर आलोचना हुई। बीजेपी विधायक ने उनके नाम पाकिस्तान का टिकट भी बुक करते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत तक दे डाली। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।